हमारे कुंडली में किस भाव में क्या रोल होता है, और जो अभी 21 जून को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। और आपके लिए बहुत सारी नई नई सीखने की जानकारी आएगी। तो इसी कड़ी में हम स्वागत करेंगे एस्ट्रो मोहन शर्मा जी, एस्ट्रो सुमित तिवारी जी, एस्ट्रो रविंद्र पारिक जी, प्रकाश चंद जी जैन। जय श्री राम जी। तो हम चाहेंगे कि आज की जो ये विशेष चर्चा है सूर्य ग्रह के बारे में, और क्योंकि ये हमारा जो सेशन चल रहा है वो एजुकेशनल सेशन है, तो हम चाहेंगे कि आप जो है सुमित जी आपसे शुरुआत करते हैं। संक्षिप्त में थोड़ा सा आप बताएं, फिर आगे आगे बढ़ेंगे, फिर दोबारा से आते रहेंगे। और मैं विद्वानों से एक चीज का रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एजुकेशन सीरीज की तरह एक थोड़ा थोड़ा बताएं ताकि वो पचे समझें और फिर हम आगे आगे बढ़ते जाएं। तो एस्ट्रो सुमित तिवारी जी जी। हाँ जी, ऐसा पेड़ीवाल जी, वेदों में लिखा गया चंद्रमा मनसो जा चक्षो हो सूरजो जायतः श्रोता द्वैष्य प्राण से मुखादग्नि रजायते। तो जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा ने हमारे जो शरीर की सृष्टि की है उसके अंदर जो हमारा मन है वो चंद्रमा है, और अजायत बोलते हैं वेदों में आत्मा को। तो आत्मा जो है वो हमारी सूर्य है। तो हमारे जब भी हम कोई पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो 5 देवता ऐसे हैं जिनको जो है परम ब्रह्मा की उपाधि दी गई है। मतलब आप उनकी पूजा कर लो और परमात्मा की पूजा कर लो, एक बराबर है। उनमें से एक सूर्य एक है। वैसे तो 5 देवता में दुर्गा है, गणेश है, विष्णु है, शिव है और एक सूर्य है। और आप सूर्य की पूजा करते हो तो साक्षात परमात्मा की पूजा करते हो। यही एक एक ऐसा ग्रह है जो हम आंखों से अप्रत्यक्ष रूप से इनको देख सकते हो, इनका साक्षात्कार कर सकते हो। ये जो ग्रह है ये ग्रह जो है एक शहद के समान रंग वाला लालिमा लिए हुए एक ग्रह है। जब अपने को तेज धूप के अंदर अपनी सूक्ष्म आंखों से एकदम आंख को मतलब सूक्ष्म दृष्टि से तेज धूप में जब देखेंगे आंख बंद करके हल्की आंखों से, तब अपने को ये तांबे के समान लालिमा लिए हुए नजर दिखाई देगा। असलियत में इसका वही स्वरूप है। ये तीक्ष्ण प्रकृति का ग्रह है। और दूसरी बात है, इसका अधिकार ग्रीष्म ऋतु पे माना जाता है। ये पित्त प्रकृति प्रधान है। मतलब इससे प्रभावित जो व्यक्ति है वो पित्त प्रकृति प्रधान होंगे। मतलब पित्त रोगों की अधिकता उसमें ज्यादा पाई जाती। ये जो है जब पूरे जो ग्रहों की कैबिनेट है उसके अंदर ये राजा है। जिस प्रकार से भारत में लोकतंत्र है तो हमारे प्रधानमंत्री को एक प्रकार से राजा माना जाता है, और अमेरिका में मान ज्यादा देने की वजह से उसमें जो है उसकी जो प्रवृत्ति है वो नीचता की तरफ जाने लग जाती है। इसलिए सूर्य का लगन में उच्च का मानना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माना गया है। ये कुंडली में यदि लगन में इसी राशिगत बैठा होता है तो इस संसारिक सुख का ही होता है। पुरुष राशि के अंदर जो है कोई न कोई दुख लगा रहता है, या तो संतति का अभाव या संपत्ति का अभाव, और मतलब कहीं न कहीं व्यक्ति पीड़ा को सहन करता रहता है। इस भाव में लगन भाव में यदि सूर्य अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ, मेघ शनि और मेघ सिंह और धनु राशि का बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी, शीघ्र क्रोध में आने वाला होता है, और सभी पर अपना अधिकार जमाने वाला, थोड़ा एम की मात्रा भी उसमें होती है। यदि इस भाव में यदि पृथ्वी तत्व राशि का वृक्ष कन्या या मकर का सूर्य लगन में बैठा पृथ्वी राशि का, तो ऐसा व्यक्ति घमंडी होता है, दुराग्रही होता है, सनकी होता है। उसी प्रकार इस लगन भाव में मिथुन, तुला और कुंभ राशि मतलब वायु तत्व राशि का यदि सूर्य लगन भाव में है, ऐसा व्यक्ति कला कौशल होता है, शास्त्रीय विषयों में रुचि लेने वाला होता है, शास्त्रीय ज्ञान से अभिप्रेरित होता है, आत्म कल्याण की बात सोचने वाला होता है। इसी प्रकार से लगन भाव में यदि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का अगर सूर्य बैठा हुआ है, पर इन तीनों राशि में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कर्क राशि के अंदर सूर्य बैठा होता है प्रगति तो अवश्य देता है, लेकिन ज्यादा ऊंचे पद तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन वृश्चिक राशि का सूर्य लगन में डॉक्टरी जैसा पद भी दे सकता है, और प्रगति और भाग्योदय का पोषक माना जाता है। वहीं पर यदि ये मेघ, सिंह और धनु राशि का बैठा होता है तो विशेष जो है इतना फलदायी नहीं होता, लेकिन पद की दृष्टि से व्यक्ति ऊंचा जरूर पहुंचता है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से उसमें बहुत ज्यादा अवगुण भी पाए जाते हैं। उसी प्रकार से में सूर्य बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ, और दूसरे भाव का स्वामी यदि गुरुक्रिय है और दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को 8-8 दिन तक भूखे रहना पड़ता है। मतलब उसको अनाज देखने को नहीं मिलता, और भूखे मारे से उसको बुरी से तड़पना पड़ता है। ये मैं विशेष बताना चाहता हूँ, दोबारा बोल देता हूँ। यदि दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है
दूसरे भाव का स्वामी यदि गुरु और शनि ग्रह बन रहा है और वो भी वक्री है और दूसरे चौथे छठे आठवें और फलदायी नहीं माना जाता है। लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति अपने परंपरा और रीति रिवाजों और धार्मिक होने की और उनमें उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक होने की वजह से ऐसे व्यक्ति की जिंदगी अच्छी तरह से गुजर जाती है। दसम भाव का सूर्य सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाता है 12 और 1 बजे के करीब होने की वजह से ये राजयोग कारक माना जाता है। दसम भाव का सूर्य बहुत ऊंचे पद पर दिया जाता है, प्रगति और भाग्योदय का पोषक माना जाता है। लेकिन दसम भाव में सूर्य पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने पूर्वजों का कहना मानता है, पूर्वजों का सम्मान करता है, तो यही सूर्य उस आदमी को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। और दसम भाव का जो सूर्य होता है ऐसे व्यक्ति को सिर ढके रखना चाहिए। सिर पर सफेद रंग की टोपी या काली और नीली टोपी छोड़ के सिर ढके रखने से ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय चमकता रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा केसर का तिलक लगाए तो ये सूर्य बहुत ऊपर ले जा सकता है। 11वें स्थान चंद्रमा जो है कुंडली के अंदर जो है शास्त्र के हिसाब से सबसे ज्यादा सुंदर ग्रह एक शुक्र की तरह एकदम ये चमकीला धवल क्रांति से युक्त ये ग्रह माना जाता है। ये देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही युवा ग्रह है और जो इसकी जो प्रकृति है ये कफ और वात से मिश्रित प्रकृति इसकी मानी जाती है। यह चंचल किस्म का ग्रह माना जाता है और जल तत्व पर इसका अधिकार माना जाता है और शरीर के अंदर जो धातु है उसके अंदर रक्त पे इसका अधिकार माना जाता है और शरीर में रक्त की अधिकता ये हमेशा ग्रह देता है। उसके सिवा परिवार में अगर माता का इसका कारकत्व माना जाता है, माँ पर चंद्रमा का अधिकार माना जाता है और शरीर के अंदर जो अंग है उसके अंदर मन की स्थिति है वो चंद्रमा से देखी जाती है। उसके सिवा चंद्रमा से जल का विचार भी किया जाता है। वास्तु के हिसाब से जल का विचार करना हो तो चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य जिस प्रकार से राजा है उसी प्रकार उस कैबिनेट के अंदर चंद्रमा जो है रानी माना जाता है। चंद्रमा जो है कुंडली के अंदर हमेशा दो तरीके से देखा जाता है। चंद्रमा जो है पतला भी है, चंद्रमा मोटा भी है। पतला और कृष्ण कब हो जाता है? जब वह कृष्ण पक्ष का होता है या ये अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक है ये दुर्बल और कृष्ण का माना जाता है और वहीं पर ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक बीच में जो पूर्णिमा आती है उस हिसाब से ये जो है मोटा और सुदृढ़ और मजबूत माना जाता है। यह चंद्रमा अपने दो रूप धारण कर लेता है। जब ये पक्ष बल में कमजोर होता है तो ये कृष्णकाय हो जाता है और स्वभाव में जो है गुस्सा, क्रोध, अहिंसा वगैरह दे देता है। अगर वही ये शुक्ल पक्ष का होता है या पक्ष बली होता है तो व्यक्ति के अंदर सौम्यता, सादगीपन दे देता है। हमेशा इसका अधिकार व्यक्ति के रसों पर भी माना जाता है और जो नमक है, लवण है, उस पे भी चंद्रमा का अधिकार जो माना जाता है। जिस प्रकार से लगन शरीर होता है, जिस प्रकार से लगन शरीर मुहूर्त होता है उसी प्रकार से चंद्रमा जो है उस लगन का पुष्प माना जाता है और नवमास को फल माना जाता है। बिना चंद्रमा के जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए किसी भी कुंडली में चंद्रमा कारकत्व देखना बहुत अधिक आवश्यक और जरूरी होता है। चंद्रमा का अधिकार जल तत्व के साथ साथ वनों पर भी माना जाता है। जितने भी वनस्पति है, जैसे सूर्य का वनस्पति अधिकार है उसी प्रकार वो चंद्रमा का भी वनस्पति पे अधिकार है। ऐसी वनस्पति जो रसयुक्त वनस्पति उन सब पे चंद्रमा का अधिकार माना जाता है। उसके सिवा जीव विज्ञान और मनोचिकित्सा और जो गृह विज्ञान है इस पर भी चंद्रमा का अधिकार माना जाता है। जितने भी मनोरोगी देखे जाते हैं वो सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। इसका पीड़ित होना, इसका कृष्ण पक्ष के हिसाब से कमजोर होना व्यक्ति को मानसिक अवसाद, मानसिक टेंशन, फ्रस्ट्रेशन का शिकार बना देता है और व्यक्ति आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाता है। और इसका मजबूत होना, इसका अपनी राशि में उच्च राशि के अंदर बैठना, शुक्ल पक्ष से वृद्धि को प्राप्त होना और शुभ ग्रहों से दृष्ट होना ऐसे व्यक्ति में विद्वता का गुण दे जाता है और ऐसे व्यक्ति का मन को शांत रखता है और मन में एकाग्रता पैदा करता है। जिन बच्चों की कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर पाया जाता है वो बच्चे जो पढ़ाई के अंदर नील होते हैं और जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है ऐसा व्यक्ति मूर्ख और जड़ पाया जाता है और उसमें एकाग्रता की कमी पाई जाती है और उसकी दूरदृष्टि सोच चंद्रमा यदि ग्रहों से दृष्ट है तो व्यक्ति को विद्वान भी बना, तो बहुत शास्त्र निष्णात भी बनाता है और चंद्रमा की के हिसाब से कुंडली की बलवत्ता देखी जाती है। इस ग्रह का लगन भाव में बैठना व्यक्ति को यह चंचल प्रकृति का बनाता है। यदि यह लगन भाव का चंद्रमा यदि मेष, वृष और कर्क राशि का है
तो व्यक्ति सात्विक होता है, सुंदर होता है, स्थिरमति होता है, विद्वान होता है, सुखी होता है, दयालु होता है, मित्रों के साथ में संबद्ध व्यवहार करने वाला होता है। यदि यह ग्रह अन्य राशि के अंदर बैठा हुआ है तो व्यक्ति मूर्ख, गूंगा, जड़मति भी हो सकता है। यदि अंदर लगन में कमजोर है तो ये पागलपन की स्थिति भी पैदा लगन में। जो व्यक्ति रात को बोलते हैं, रात को चलते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लगन में चंद्रमा पाया जाता है। ऐसा है व्यक्ति जो अगर चंद्रमा लगन में होता है तो मनसा कर्मणा दुरात्मा माना गया है। मन से, कर्म से और वाणी से ऐसा व्यक्ति जो है दुरात्मा होता है और शन की स्वभाव का माना जाता है। यदि लगन भाव का चंद्रमा मेघ, सिंह और धनु राशि का होता है तो व्यक्ति को दृढ़मति बनाता है, व्यक्ति को मजबूत मन स्थिति को देता है। और यदि यह चंद्रमा जो है वृक्क, कन्या और मकर राशि का पाया जाता है तो वो शासन निशान बना देता है। वेदों को व्यक्ति जानने वाला, अच्छी बात को जल्दी समझने वाला होता है। यदि यह एक लगन के वृश्चिक राशि का होता है तो व्यक्ति को पियक्कड़ भी बना सकता है, गलत संदर्भ भी डाल सकता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी है बिल्कुल निस्तेज कर सकता है। लगन में चंद्रमा का कमजोर होना व्यक्ति को है शकल से बद्धा भी बना सकता है और इसका मजबूत होना लगन में सुंदर स्वरूपमान बना सकता है। कृष्ण पक्ष का पापी है तो रंग में के अंदर कमी दे सकता है और शुक्ल पक्ष का है तो व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है और सुंदर स्वरूपमान होता है। ऐसा व्यक्ति लगन में जिसके चंद्रमा मजबूत और सुदृढ़ होता है, ऐसा व्यक्ति सभा जीत होता है, सभा में जाता है तो ऐसा सभी सभा में सभी को जीत जाता है। और ऐसे व्यक्ति के प्रति जो है फीमेल जल्दी अट्रैक्टिव होता है और फीमेलों से ऐसा व्यक्ति घिरा रहता है और इसकी जो सबसे बड़ी चंद्रमा की लगन की एक खासियत रहती है। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है, अधिक बोलने वाला होता है और वितंडावादी भी होता है। दूसरे भाव में यदि चंद्रमा जिस व्यक्ति को होता है तो ऐसा दूसरे भाव में यदि चंद्रमा होता है तो ऐसा व्यक्ति चंचल मति का होता है और अस्थिर बुद्धि का भी पाया जाता है क्योंकि ये मन का स्थान है, मन में अस्थिरता चंद्रमा जो है पैदा कर देता है। यहाँ इस भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यदि यह बैठा हुआ है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का या द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो धन कमाने में काफी कठिनाइयां अनुभव करता है व्यक्ति। यदि वृक्क, कन्या, मकर का है तो बहुत कम कठिनाई अनुभव में आती है और शेष राशि में व्यक्ति अच्छा धन कमाता है। और द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो व्यक्ति जो है किसी भी बात को बहुत ही लंबे टाइम तक और विस्तृत वर्णन कर सकता है उस चीज का। यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति प्रवास में रुचि रखता है, मतलब यात्राएं अधिक करता है जीवन के अंदर और शास्त्रीय गहन विषयों में रुचि रखता है, बहुत से शास्त्रीय विषयों को पढ़ता है और बड़ी गहनता और गूढ़ता से हर विषय की गहराई में जाने की कोशिश करता है। तृतीय चंद्रमा कुंडली में, तीसरे भाव में यदि कुंडली के अंदर और यदि वह सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो जो बहन है या तो विधवा हो सकती है या किसी वो घर में आके बैठती है, भाई पे बोझ बन सकती है। तो तीर्थ उसके साथ सूर्य का बैठना ठीक नाम नहीं माना गया है। यदि चंद्रमा मेष राशि का, सिंह का, धनु का बैठा व्यक्ति दृढ़मति होता है और व्यक्ति यात्रा और प्रवास से जो है पैसा, एक जगह व्यक्ति अगर स्थिर होकर नहीं बैठे तो अधिक पैसा कमा सकता है। में यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और यदि यह मकर राशि का बैठा हुआ या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ तो माँ के प्रति जो है मन में जो है द्वेष या कलेश पैदा कर सकता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह से दृष्ट है तो माता के साथ में प्रेम पैदा करता है, नहीं तो अगर पीड़ित है तो माता के साथ में विमर्श पैदा कर सकता है। लेकिन इस भाव के चंद्रमा की खासियत होती है ऐसे व्यक्ति की माता के द्वारा भाग्योदय होता है और वसीयत के रूप में माता के द्वारा इसको संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में वृक्क का, कर्क का या पक्ष बली होता है तो व्यक्ति को वाहन, भूमि, इन सब का सुख तो मिलता ही है और चतुर्थ भाव की वजह से दुधारू पशुओं का सुख भी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति यदि कुआं खुदवाया जाता है तो मीठे पानी निकलने के योग अधिक रहते हैं। वही कुंडली के अंदर यदि पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, यदि वह कुंडली के अंदर पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, यदि वह कुंडली के अंदर मेघ, सिंह, धनु और कर्क, वृश्चिक, मीन का बैठा हुआ है तो कन्या संतान होने की अधिकता रहती है। वृक्क, कन्या और मकर का यदि चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ तो पहला संतान पुत्र, फिर कन्या, फिर पुत्र भावना रहती है। पंचम भाव का जो चंद्रमा जो है व्यक्ति को बनाता है, सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि में रुचि पैदा। और यदि इस भाव में चंद्रमा मेघ, सिंह और धनु का बैठा हुआ तो पढ़ाई बीच में भी छुटवा सकता है। लेकिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि का शिक्षा व्यक्ति पूरी करता है लेकिन कुछ कठिनाइयों से करता है।
वहीं कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा छठे भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति को पाचन शक्ति को कमजोर करता है, पेट के रोगों का शिकार बना देता है व्यक्ति को। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है, वेदनाथ जी ने और पाराशर जी ने, मंत्रेश्वर जी ने और काशीनाथ जी ने ये बात लिखी है छठे चंद्रमा के घर में। बड़ा विस्तृत उन्होंने बड़ी लंबी बात की। उन्होंने बोला है कि जिनके छठे भाव में चंद्र होता है उनके वेदों का तांता लगाया जाता है, कभी तो उसको नीम का पानी पिलाया जाता है, कभी कुछ खिलाया जाता है, कभी कोई दवाई, कभी अश्वगंधा खिलाया जाता है। मतलब उसके रोग है जो पीछा नहीं छोड़ते, विशेष करके उसकी जठरांगनी है बहुत ज्यादा कमजोर होती है और जिसके कारण व्यक्ति पेट के रोगों का शिकार होता है। उसके सिवा छठे भाव का चंद्रमा यदि मकर वृश्चिक राशि का होता है तो व्यक्ति दारू पीने वाला और पियक्कड़ होता है और व्यक्ति बदमाश भी होता है। छठे भाव में चंद्रमा यदि कमजोर और पीड़ित होता है तो व्यक्ति के शत्रुओं की रोग की वृद्धि होती है, व्यक्ति कर्जदार होता चला जाता है और आयु के 50 वर्ष तक उसका कर्जा उतरता नहीं है, उसके जीवन में जल्दी से स्थिरता नहीं आती है। यदि यहाँ चंद्रमा यदि कुछ मजबूत कंडीशन में बैठा हुआ है तो 28 वर्ष के बाद में कुछ स्थिरता आ जाती है जीवन के अंदर। जो छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कई बार आयु के लिए भी घातक हो जाता है, व्यक्ति को यह बार बार अपमानित कराता है, शत्रुओं से बार बार पीड़ित करवाता है, समाज और परिवार में व्यक्ति को अलग थलग कर देता है, मन की स्थिति को डाउन कर देता है, मन में चंचलता और अस्थिरता पैदा कर देता है, व्यक्ति में विविध शब्द और गलत शब्द बोलने की प्रवृत्ति भी पैदा कर देता है छठा चंद्रमा यदि कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है तो। सप्तम भाव का चंद्रमा जो है व्यक्ति को बड़ी सुंदर और सुशील और गुणी अच्छी पत्नी देता है। यदि यह चंद्रमा मेघ और सिंह का बैठा हुआ तो व्यक्ति मुंह की और सुंदर स्वरूपमान होगी। या यदि यहाँ पर चंद्रमा राशि का बैठा हुआ है तो हसमुख और सुदृढ़ शरीर की और वर्ण की हो और प्रभावशाली पत्नी को देगा। इस चंद्रमा है विवाह के बाद भाग्योदय कराता व्यक्ति को, पत्नी व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को साझेदारी में हमेशा ही लाभ करवाले को। ऐसा व्यक्ति प्रवास पर दूरी की यात्रा पे पैसा होता है, अनाज से, बेकरी से, दूध से, दही से, कमीशन एजेंट से, इंश्योरेंस से, खाद्य से व्यक्ति को लाभ होने की संभावना रहती है सप्तम चंद्र वाले की। तो लगन में सातवें भाव में चर राशि का लगन को देख रहा तो व्यक्ति को प्रवास या विदेश से यात्रा की संभावना भी बढ़ती है। यदि चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर बैठा हो तो व्यक्ति को इस चंद्रमा को बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है। किंतु यदि यह चंद्रमा शुक्ल पक्ष का अष्टम भाव में बैठा है तो माता, ये बात मैं पारिक जी पूरी कर देता हूँ। पारिक जी ने अष्टम चंद्र बोला, इसकी पूरी बात ये है पारिक जी, अष्टम भाव में शुक्ल पक्ष का यदि चंद्रमा बैठा हो तो माता के समान रक्षा करता है। और इसी प्रकार से अष्टम भाव में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बैठा हुआ है और तो माता की समान रक्षा करेगा। और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बैठा और दिन में व्यक्ति का जन्म हो तो भी वह माता की समान रक्षा करेगा। इसी प्रकार से यदि अष्टम भाव से लेके लगन भाव तक यदि सूर्य है और 8वें भाव में चंद्रमा बैठा तो व्यक्ति को लंबी उम्र देता है। उसी प्रकार से दूसरे भाव से लेकर और सप्तम भाव तक सूर्य विराजमान और अष्टम भाव में जो है चंद्रमा बैठा और दिन का जन्म हो तो व्यक्ति को उम्र जो लंबी करता है। इससे ठीक विपरीत हो तो अल्पायु होने की संभावना रहती है। अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को जलीय रोग देता है, खांसी, अम्बरा, तंबरा, परमा, ये रोग होते हैं, इसमें सांस से संबंधित इस प्रकार के रोग की संभावना रहती है। जलीय रोग व्यक्ति को रह सकते हैं। लक्षणों से जो है एक नाक से सांस का आना, भोजन के अंतर में गड़बड़ होना, ये अष्टम भाव के चंद्रमा के लक्षण होते हैं। लेकिन अगर पीड़ित हो जाता है या चतुर्थ, अष्टमेश, द्वादश जाता है तो व्यक्ति को अल्पायु दे सकता है, अचानक डूबकर मरने का खतरा रहता है। अष्टम चंद्रमा ज्यादातर डूबकर मरने का खतरा तो विशेष कर रहता है। यदि यह कर्क वृश्चिक मीन राशि का है तो इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है। यदि 9 भाव में चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति लंबी लंबी यात्राएं करता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, सामाजिक भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है यात्राओं से पैसे कमाता है और बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के भाग्य में उतार चढ़ाव रहता है क्योंकि चंद्रमा की प्रकृति हमेशा चंचल होती है, बैठकर भाग्य में चंचलता पैदा करती है। चमत्कार चिंतामणि लिखती है 12 साल टॉप के 12 साल डाउन, 12 साल टॉप के 12 साल डाउन, ऐसा चलता रहता है। यदि इस भाव का चंद्रमा पुरुष राशि का बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई तो हो सकते हैं लेकिन बड़ा भाई नहीं होता है, परंतु बड़ी बहन हो सकती है, ये फाइनल नहीं है। इसी प्रकार से ये चंद्रमा स्त्री राशि का बैठा हुआ तो बड़ा भाई हो सकता है, छोटी बहन होने की संभावना रहती है उसकी। यदि ये चंद्रमा 9 भाव के अंदर बैठा हुआ और वृश्चिक राशि और मकर राशि का बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने पिता के मरने के बाद उनका कर्जा स्वयं देता है, ऐसा व्यक्ति है जो। और कई बार तो इस भाव का चंद्रमा है तो आयु के जब जिस टाइम व्यक्ति की मृत्यु को होने वाली है उस समय उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। तो इस चंद्रमा के कई अगर कमजोर है तो ये काफी गड़बड़ भी कर सकता है। ये 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और मेघ का, कर्क का, तुला का, मकर का बैठा हुआ है
तो बचपन में माता पिता की मृत्यु कर देता है, या दोनों में से एक की मृत्यु तो फाइनली कर देता है। और लेकिन किसी कारणवश कोई कोई केस में मृत्यु नहीं होती है, तो माता पिता दोनों अलग हो जाते हैं, उस व्यक्ति के माता पिता का सुख बचपन में ही नष्ट हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है बकरी का दूध पीना पड़ता है, माता का दूध उसको चंद्रमा दशम की वजह से नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति खुद जो है अपने बलबूते काफी कामयाब होता आवाज चली गई है, आवाज नहीं आ रही ना? है। तीसरा राशि का यदि दशम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के में बदलाव होता है, यदि स्थिर राशि का बैठा होता है तो ही कार्य में स्थिरता। वहीं यदि चंद्रमा 11वें स्थान में सभी दृष्टि से श्रेष्ठ, थोड़ा विद्वानों ने इसकी स्वीकृति दी है कि 11वें स्थान का अच्छा होता है मकान के लिए, वाहन के लिए, संतान के लिए, सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज के लिए जो चंद्रमा को जो श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन द्वादश भाव का चंद्रमा पूरा होता है, व्यक्ति को कलंक लगवा देता है, व्यक्ति सदा होता है। 12वें स्थान का जो चंद्रमा होता है, व्यक्ति आत्मीय जन होता है, आत्मीय जनों से उसको अपमान सहन करना पड़ता है, उसके भाइयों के द्वारा भी उसको विरोध होता है बहुत ज्यादा। और 12वें स्थान का चंद्रमा कलंक के साथ साथ व्यक्ति को जो है नेत्र रोगी भी बनाता है। उसके 12वां स्थान का चंद्रमा यदि पीड़ित हो कुंडली में, तो व्यक्ति को जो है जेल यात्रा तक का सफर करवा देता है। 12वें स्थान में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति को रतौंधी रोग होने की भी संभावना रहती है। यदि इस स्थान के चंद्रमा पर यदि शुभ गुणों का प्रभाव है तो व्यक्ति बहुत जबरदस्त विद्वान बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पर ये जो चंद्रमा ग्रह होता है, अनफा और सुनफा नाम के योग, अपने से 12 में बैठे ग्रहों में अनफा ले लेता है और अपने से दूसरे सुनफा योग बनाता है। यदि इसके दोनों तरफ ग्रह नामक एक बहुत श्रेष्ठ योग बन जाता है। चंद्रमा शास्त्र के अंदर ने इसकी स्थिति अगर कमजोर है तो कुंडली सारी लगभग कमजोरी मानी जाएगी, क्योंकि मन से ही सारा काम होता है। मन है मनुष्य नाम कारणम बद मोक्षतम, मन ही तो है सुख का कारण है, मन ही दुख का कारण है। मन कुंडली में कमजोर हो गया तो कुंडली कमजोर होगी, और मन मजबूत हो गया तो कुंडली मजबूत होगी। इसलिए हर ज्योतिषी को कुंडली खोलने के बाद सबसे पहले चंद्रमा को ही चेक करना चाहिए।